तो चलिए आज हम वीडियो 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सैप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। नाउ अब यहाँ पे फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। तो क्या कहता है इसमें कि फनगाई जो होता है वो अचार में भी हो जाता है, लेदर्स में भी हो जाते हैं, कपड़ों में भी हो जाते हैं, या फिर अदर आर्टिकल्स मतलब और सामान में भी होता है जो गर्म और थोड़ा मॉइस्चर वाला प्लेस में रखा जाए। ठीक है, जहाँ मतलब ऐसा प्लेस जो हॉट भी है और जहाँ पे नमी भी है। ठीक है, अगर वहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए रखा जाए तो उसमें भी फनगाई हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और रेनी सीजन्स मतलब बारिश के दिनों में ये काफ़ी कुछ बर्बाद कर देता है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फनगाई इन योर हाउस। मीनेस का मतलब खतरा। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, कभी आप अपनी मम्मियों से पूछिए कि मम्मा बारिश के दिन में जो फनगाई होता है या फंगस जो होता है उससे मतलब किन किन चीज़ों को खतरा है, उससे मतलब क्या क्या चीज़ वो बर्बाद कर देता है। तो आपकी मम्मा बताएंगी, काफ़ी कुछ चीज़ें बताएंगी वो। ठीक है, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं मतलब फंगल स्पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे फंगस के स्पोर्स। ठीक है, जो हवा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हेन दे लैंड ऑन, आई एम सॉरी व्हाट हैपेंड, सॉरी ओके, कहाँ पे थे हम? व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो फंगस के बीज की तरह होता है, मतलब बहुत छोटा रूप, यूनिसेल्यूलर होता है वो। मतलब जैसे मैं कहूँ कि किसी प्लांट का सीड, ठीक है, सीड से ही प्लांट ग्रो करता है। तो फंगल स्पोर्स भी वही होते हैं, वो एक सीड की तरह होते हैं। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक्चुअली वो सीड नहीं होते। ठीक है, बट वो छोटा रूप होता है। ठीक है, जिससे फंगस ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जब भी ये फंगल स्पोर्स किसी वेट एंड वार्म जगह पे जाके लैंड करते हैं, मतलब गिर जाते हैं, तब ये जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट क्या मतलब बढ़ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब हम कैसे मतलब अब आप बता सकते हैं मेरे को कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे बचें। ठीक है, मतलब हम अपने सामान को इस फंगस से कैसे बचाएं। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं और अपना घर, शेल्टर मतलब घर, और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, सर्टन फंगाई लिव इनसाइड फॉर roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो साथ में रहते हैं। ठीक है, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को खाना मतलब न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कंपोनेंट ऑफ फूड दैट इज वो, और शेल्टर मतलब रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह का जो रिलेशनशिप और दो ऑर्गेनिजम्स के बीच डेवलप हुआ उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। जैसे अब अगर आपसे मतलब आपसे कोई पूछा कि सिम्बायोसिस क्या होता है, तो आपने चलिए बता दिया कि रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच दे लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बट अगर कोई कहे एग्जाम्पल दो या मेरे को समझाओ, ठीक है, ये तो आप किसी नॉलेजेबल पर्सन को बता सकते हो सिम्बायोसिस का डेफिनेशन से। लेकिन अगर कोई
नॉर्मल इंसान आपसे पूछे, मतलब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, कि मतलब सिम्बायोसिस क्या है, ठीक है, तो आप सिम्बायोसिस का सिर्फ डेफिनेशन दोगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा, तो उसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे कि जो प्लांट्स के जो रूट है, ठीक है, रूट में फंगस होता है। फंगस क्या करता है, नहीं, प्लांट क्या करता है, फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है, और फंगस क्या करता है, प्लांट को पानी और न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ओके, पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to and a fungus live alga, and in return the alga prepares and provide food to the fungus. तो क्या कहा जाता है कि इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस, मतलब तो इन मतलब लिचेंस क्या है, ठीक है, ये एक प्लांट टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एल्गा और फंगस साथ रहते हैं, ठीक है। फंगस जो होता है वो एल्गे को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और इन रिटर्न, ठीक है, और वापसी में एल्गे उसको क्या प्रोवाइड करता है, एल्गे जो है वो खाना को प्रिपेयर करता है और प्रोवाइड करता है फंगस को, ठीक है। नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल, रिप्लेनिश मतलब खत्म हो जाना। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? तो क्या बोल रहा है इसमें कि आप लोगों ने फार्मर्स को देखा होगा कि फार्मर्स अपने खेत में, मतलब किसान अपने खेत में फर्टिलाइज़र्स मतलब खाद डालते हैं, ठीक है। और आपने गार्डनर्स को भी देखा होगा, मतलब माली को भी देखा होगा कि वो गार्डन्स में, मतलब बगीचे में फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि ऐसा वो क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो आपने पढ़ा है, मतलब इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से, ठीक है। सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो उनका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। डिक्लाइनिंग मतलब डिक्रीजिंग मतलब कम होना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास आपके घर में 10 पीस बिस्किट है, डेली अगर आप एक एक बिस्किट उठाओगे तो धीरे धीरे आपके पास बिस्किट ख़त्म होने लगेगी ना, रिप्लेनिश मतलब सॉरी डिक्लाइन होने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी, बढ़ तो नहीं जाएगी। आज आपके पास 10 है, कल आपने एक उठा लिया तो 9 बचेगा, फिर आपने एक उठा लिया 8 बचेगा, 7 बचेगा, तो कम होते गया। उसी तरह से सॉइल में खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। तो धीरे धीरे प्लांट्स क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. तो ये जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं, मतलब ये जो खाद होते हैं जो हम मिट्टी में डालते हैं, इनमें जनरली क्या होता है? इनमें जनरली होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। पोटाशियम होता है, फोस्फोरस होता है, ठीक है। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजर्स है, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन फर्टिलाइजर्स में होता है, उसे हमें टाइम टू टाइम मतलब समय समय पे उसको डालने की ज़रूरत होती है, ताकि हम सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. तो हम जो है प्लांट्स को
हेल्दी रखने के लिए, मतलब हमें प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, हमें उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे हमारे बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। कैल्शियम हमारे बोन्स को मजबूत करता है, हमारी हाइट बढ़ती है कैल्शियम की वजह से। इन केस हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल सब मिल रहे हैं, सिर्फ कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो क्या हमारा बॉडी हेल्दी होगा? नहीं। ठीक है, इसी तरह से हमें भी प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट्स पूरे करने चाहिए ताकि प्लांट्स हेल्दी रहे। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जनरली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो खूब सारा नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल से, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती। ठीक है, अब you learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air and plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide, they need nitrogen in a soluble form. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. But rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen। क्या बोल रहा है ना, अब इसमें मैं बता रही हूँ। तो हमें ये बात तो पहले से ही पता है और हमने पहले भी पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं कि नहीं, लेकिन जब बात नाइट्रोजन की आ जाती है, दो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी इन दिस एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्लांट्स मतलब नाइट्रोजन जो है वो 78% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, फिर भी जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, मतलब तो सॉइल में बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम। वो क्या करता है प्लांट्स में, मतलब नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल फॉर्म में ताकि प्लांट्स उसे अब्जॉर्ब कर सके। अब राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है, तो अब उनको खाना कौन देता है? तो अभी हमने एक सिम्बायोसिस पढ़ा था, टर्म याद कीजिए, अभी जस्ट मैंने पढ़ा है सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, जिसमें दोनों एक दूसरे को शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये जो राइजोबियम होता है वो प्लांट्स के रूट पे रहता है। तो राइजोबियम क्या प्रोवाइड कर रहा है? नाइट्रोजन। अब प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं राइजोबियम को? फूड। और जो मतलब ठीक है, in return the plant provide food and shelter to the bacteria, they thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmer. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown। अच्छा, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय लेग्यूमिनस प्लांट्स? ठीक है, क्या होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स? लेग्यूमिनस प्लांट्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो मतलब जनरली जो पल्सेस होते हैं, पल्सेस मतलब दाल जो होते हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही होते हैं। In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs, only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are
categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? है ना? तो क्या समझ में आया? यहाँ पे हमने पढ़ा ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक मतलब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सैप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, है कि नहीं? एंड इन दिस वे वी हैव completed our chapter 1. Okay, if you need to ask any question, okay, if you need to ask any type of question, or if you need any help, please comment me. Okay, just leave a comment. I'll help you out in whatever way possible. ठीक है? आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए. मैं तुरंत आपको मतलब मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी इन वॉट एवर पॉसिबल वे आई कैन. ओके, थैंक यू.